क्या होगा अगर ये वॉर शुरू हो गया? तो पहले ही पाकिस्तान, जिसको कटोरिस्तान भी कहा जाता है, कंगालिस्तान भी कहा जाता है, अब हाल क्या होगा होने वाला है उसका? नहीं देखिए, पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, कोई दे देगा कर्ज बीच में आके, लो जीवित रहो, खाते रहो। ये पैर नहीं छोड़ते ना, आप समझिए। कोई देना नहीं चाहता, पैर नहीं छोड़ते। आपके पैर पकड़ लिए दिनेश इन लोगों ने, ऐसे पैर पकड़ लिए कि नहीं दिनेश भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? और बात कर रहे हैं ये एक भिखारी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान भीख मांगता है कि एक समय पे एक बंदे से भीख मांगे, नहीं। इसके 4-5 जगह भीख मांगता है, कहीं 2-3 जगह से नहीं। की आशंका से पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम, आसमान पर पहुंची है खाने पीने की चीजों के दाम। पहले से ही हाल खराब था, ये और आटा गीला हो गया। लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया है। 1 किलो आटे की कीमत 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 1 किलो चावल की कीमत 275, और वो भी मेरे को ये यकीन है कि वो मोटा वाला चावल होगा, 275 प्रति किलो। 1 किलो चीनी की कीमत 185। बड़ी चाय की बात करते हैं ना, लीजिए चीनी डालिए अपनी चाय में, या फिर अब डायबिटीज कंट्रोल कीजिए। ये पाकिस्तान का हाल है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत 261 और 267 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रही है, और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है वो 300 को पार करने वाला है, और ऊपर से कराची को हिंदुस्तान घूर रहा है। जी, अगर आपने कराची पे प्रेशर डाल दिया, ये एक्चुअली इनकी जगलर वेन जो कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शाहरग है, इनकी शाहरग कराची है, और ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं है। वो जिन्ना ने कह दिया था अपने बचपने में कह दिया था कि कश्मीर शाहरग है, तो तब से जिन्ना की बात को रिपीट कर रहे हैं। इनकी एक्चुअल शाहरग जो है कश्मीर नहीं है, शाहरग इनकी कराची है। पैसा कराची से आता है। आप, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज वो भी तो बता दीजिए दर्शकों को। कौन ये जो इतनी जिन्ना करते हैं, कैसे एम्बुलेंस में जिन्ना पड़े रह गए थे, और वहीं एम्बुलेंस में ही प्राण पखेरु उड़ गए थे। पाकिस्तान कायदे आजम जिसको कैसे जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी तो बता दीजिए। नॉट ओनली जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसकी आखिरी सांसें गई थी, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उसकी बहन फातिमा जिन्ना को भी मार दिया। ये बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। पर मैं ये जो बात कहना चाहता हूं आपसे, जिनको नहीं पता है, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर कहीं पठानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी शहर में पाकिस्तान में, वो क्वेटा में नहीं है, वो पेशावर में नहीं है, वो कराची में है। और आपको पता है कि पठानों को पकड़ पकड़ के निकाल के लोग अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और आप पता है कि उनकी लड़ाई अब डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेट से हो रही है। कुछ भी हो सकता है, जब प्रेशर आएगा कुछ भी हो सकता है। और पठानों का 1000 साल से ज्यादा का इतिहास है कि हथियार उठाने में नंबर 1 है ये लोग। और पठानों के बारे में तो एक और बात सर्वविदित है, हालांकि वो इतनी सर्वविदित है कि उसका मेंशन करना आवश्यक नहीं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में 78 साल का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। एक तो पानी रोक, इधर पानी कभी अचानक छोड़ दे रहा है भारत, कभी रोकने वाली बात है। उधर जो खेती बाड़ी है उसका हाल ये, और इधर जो कंटेनर टर्मिनल है उनका हाल क्या होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। कर्ज के दलदल में पहले से ही फंसे पाकिस्तान का कितना बुरा हाल होगा, ये भी आप देख लीजिए। क्या होगा अगर ये वॉर शुरू हो गया? तो पहले ही पाकिस्तान, जिसको कटोरिस्तान भी कहा जाता है, कंगालिस्तान भी कहा जाता है, अब हाल क्या होगा होने वाला है उसका? नहीं देखिए, पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, कोई दे देगा कर्ज बीच में आके, लो जीवित रहो, खाते रहो। ये पैर नहीं छोड़ते ना, आप समझिए। कोई देना नहीं चाहता, पैर नहीं छोड़ते। आपके पैर पकड़ लिए दिनेश इन लोगों ने, ऐसे पैर पकड़ लिए कि नहीं दिनेश भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? अच्छा, वो जो रास्ते में कई बार ऐसे बेगर्स मिलते हैं जो कार ठका के, और कई बार ऐसा लगता है कि उनसे उधार लिया हुआ है, दौड़ते हैं कार के साथ साथ किले के वो वाले भिखारी। अभी देखिए, पहलगाम में अटैक हुआ, भारत ने बोला, क्या मोदी जी ने बोला कि छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा पहुंचे बीजिंग पहुंचने के बाद बीजिंग से बोला कि हमें कुछ और करेंसी स्वैप करनी है। तो इन्होंने बोला कि 1.4 बिलियन उससे पकड़े। अब ये IMF से दोबारा बात कर रहे हैं। ये एक भिखारी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान भीख मांगता है कि एक समय पे एक बंदे से भीख मांगे, नहीं। इसके 4-5 जगह भीख मांगता है, कहीं 2-3 जगह से निकल जाए, कहीं तो किसी जगह से भीख मिल जाए। और आप जरा ये देख लीजिए कि ये तो जो होगा वो ऐसा होगा कि फिर उसके बाद कोई उठने का सवाल नहीं है पाकिस्तान का। इकोनॉमिकली कहीं से अगर उधार मिल गया, किसी ने दे दिया, कह रहे हैं पैर नहीं छोड़ता, अगर किसी ने अपने पैर की चिंता करते हुए कुछ दे दिया कटोरे में, तो बात अलग है। लेकिन अब ये देखिए कि इधर क्या चल रहा था हिंदुस्तान में, कितने सारे बांग्लादेशी यहां ऐसे रह रहे हैं जैसे यहां रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कितने सारे पाकिस्तानी यहां ऐसे रह रहे हैं जिनको अभी तक बताया जा रहा था। आज डेडलाइन सर, विक्रम सर, अब मैं आपके उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि डेडलाइन आज समाप्त हो चुकी है, तब भी पकड़ के भेजना पड़ रहा है। भेजना तो पड़ेगा ही। आपकी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है और 4 करोड़ बांग्लादेशी हम पाले बैठे हैं।
मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया से डेढ़ा पूरा भारत पाले हुए, जो एक पैसा न टैक्स देता है न एक पैसा किसी तरीके की कोई कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन छाती पे मूंग डल रहा बराबर। कहीं भी दंगा होता है, सबसे पहले हम संविधान को नहीं मानता है, सबसे पहले तो हम ये कर लें जो संविधान नहीं मानता है उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको चिन्हित करके उनसे शपथ, आप संविधान मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते हैं तो आपके वोटिंग राइट और सिटीजनशिप तमाम समाप्त और सरकारी सुविधाएं समाप्त। इस देश को आज निर्णय लेना होगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम अहमदाबाद में कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वहां तालाब के किनारे पूरी बस्ती बसा ली भाई लोगों ने, और वहां एक गया, वो अपने आप को लल्ला बिहारी कहता है, उसने जाके वहां लोगों को बसाना शुरू कर दिया, आओ यहां पे रहो, और वो इतने दिनों तक रहता है। ये कार्रवाई हुई ठीक है, लेकिन आप इसको, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं, ये चीजें जब हो रही होती हैं, व्हाई डोंट वी निप इन द बड सर? वी शुड हैव क्रश्ड इट इन द बड। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बिल्कुल सने हुए इस भ्रष्टाचार में। ISI का 25 साल का प्लान था जो कि 1989 से शुरू हुआ। पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने मदरसे मस्जिद बनवाए। मैं इनको मदरसे मस्जिद, मैं इनको कंट्रोल कमांड सेंटर्स कहता हूं। बांग्लादेश से नेपाल के जरिए कहीं आया, वहां रहा, ब्रीफिंग हुई, कागज बने और उसको दूसरे अड्डे पे पहुंचाया, फिर रिहेबिलिटेशन कराया। और हमारे राजनेता कहते हैं कि हर ऐसे इलाके में 25-30 बसा दो, हमारी जीत निश्चित। आप, मैंने कहा ना, आप ट्रेन से जाए, दोनों तरफ बांग्लादेशी हमारे नेताओं ने बसाए। जब घर का चिराग ही घर में आग जलाएगा तो किसको कहा जाए? इन स्वार्थी राजनेताओं ने देश को नीलाम कर दिया अपनी स्वार्थ सिद्धि में। हमारा जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, वहां पे मेरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा दिए वहां के स्वार्थी राजनेताओं ने पिछली सरकारों में। गौरव आर्या साहब ने तो नहीं दिया। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी सर, अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ बातचीत में, कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि किले के दरवाजे भीतर से खोले गए हैं, भीतर से खोलने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको हम पनिश करने का काम कब करेंगे? जरा ये प्ले कीजिए और देखिए कि हिंदुस्तान ने कैसे इसको समझा है। पहले तो ये समस्या समझ में ही नहीं आती थी, ये समस्या है भी, ये समझ में नहीं आता था। हिंदुस्तान ने इसको समझना शुरू किया है। अब उस जगह पर जहां असल में घाव नासूर में बदलने लगा था, उस जगह पर मरहम पट्टी हो रही है। लेकिन ये घाव कब तक रिश्ता रहेगा, कब ठीक होगा? भारत में कितने रोहिंग्या रिफ्यूजी? ये राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से 2017 में कहा गया 40,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या। और मुझको तो लगता है गौरव की ये भी कंजर्वेटिव है, सरकारी है। जी बिल्कुल। 2016 में किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं, और जिन लोगों को ना पता हो, 1971 की लड़ाई का मुख्य कारण भी यही रेफ्यूजी थे। और तब से क्या हुआ था वो, अगर वो बता सके? बात यह है कि जब वहां पे पाकिस्तान का टॉर्चर शुरू हुआ और पाकिस्तान ने टाइट करना शुरू करा, ऑपरेशन सर्चलाइट तो बाद में हुआ था, शुरू करना वहां पे हुआ, तो ये लोग भाग के इंडिया आ गए। और इंडिया इतने ज्यादा आ गए, करोड़ से ज्यादा, तब पता लगा कि भाई हमारी इकोनॉमी उस समय इतनी मजबूत थी नहीं, तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। तो मजबूरन भारत को फिर जब पाकिस्तान ने अटैक करा, ऑपरेशन चंगेज खान के तहत एयर स्ट्राइक करी हमारी एयरफील्ड्स में, तब भारत को रिटेलिएट करना पड़ा। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि दे वर ऑलमोस्ट टेकिंग ओवर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल आए और वहां पे फैल गए। तो घुसपैठिए और उनको यहां पर उनको आधार मुहैया कराने वाले, दूसरे डॉक्यूमेंट कराने वाले, मुहैया कराने वाले लोग। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मिस्टर विक्रम सिंह इज हियर, वो बेहतर बताएंगे। आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत, ये मैं आपकी ऑडियंस को बोल रहा हूं जो अभी देख रहे हैं प्रोग्राम, आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत रहिएगा। अगर आपको भारत के किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में जी आपको ये दिख जाए कि एक जो मेंबर ऑफ, ये जो आपका MLA होता है, चाहे नोएडा ही क्यों ना हो, एक MLA आपका बांग्लादेशी मूल का बन गया और उसको इलेक्ट कर दिया। इतने वॉल्यूम में ये लोग आ रहे हैं और एक साथ रहते हैं, हर जगह एक साथ वोट देते हैं। अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय की बात है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद हो सकता है नोएडा का एक MLA आपका बांग्लादेशी आ जाए, और फिर आप क्या करेंगे? लेकिन जब बीच में हम ये देखते हैं सर, इसको लेकर जो फुटबॉल होती है, उधर से कह दिया जाता है कि देखिए बॉर्डर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो समझे, और उधर से कह दिया जाता है कि भाई इसको पूरी तरीके से, बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर देना तो मुमकिन नहीं, इधर आने वालों को फिर कौन ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराता है? ये जो फुटबॉल चल रहा होता है, ये जो टोपी ट्रांसफर चल रहा होता है, इसका इलाज क्या है? दिनेश जी, ये अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की पराकाष्ठा है। सबकी जिम्मेदारी। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता। अमेरिका ले ले, कहीं ले ले, लेकिन ये कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तब कर। कानून ऐसा कोई आपको छूट नहीं देता है कि इन्फिल्ट्रेटर आए और आप कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों अपने कर्तव्य के प्रति। मैं समझता हूँ जो टॉप गियर में जाना चाहिए था, आप नहीं गए। अब मैं एक मेजर गौरव आर्य साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमने उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिए, प्राइमरी स्कूल दिए, हमने ब्लॉक ऑफिस दिए, पानी की टंकी दिए। हम तो उनको बिल्कुल अपने अतिथि जैसे मालूम पड़ता, बारात आई है वो सेवा कर रहे हैं। आप आधार और पैन कार्ड बनाने देख लीजिए, और इनके बन जाते हैं सेकंडों में, और एक के 4-4 बनते हैं।
ये जो है ट्रेजेडी है, जो हमारी प्रशासनिक, ये चीज़ जो है चिंता और दुख का विषय है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारे 50,000 के करीब एक कंजर्वेटिव वोट बैंक, कैप्टिव वोट बैंक बन जाए, जिसे हम आजीवन वोट बैंक की राजनीति से आगे निकलना पड़ेगा। प्रतिशोध अगर सही मायनों में पूरा लेना है। और इस बीच देखिए, बॉर्डर पर राफेल की घटना से सहमा पाकिस्तान जुटा रहा है जंग लड़ने का सामान, जुटा रहा है। जुटा कितना पाएगा? JF-17 में मिसाइल्स अपग्रेड की जा रही हैं। PL-10 की जगह PL-15 मिसाइल से अपग्रेड किया जा रहा है। चीन की लॉन्ग रेंज मिसाइल बताई जा रही है PL-15। ये PL-15 अचानक कहा जा रहा है कि चाइना ने अचानक रातों रात पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान अब इन्हें अपने यहां फाइटर जेट्स में लगा रहा है। क्या ये इंटीग्रेशन इतना आसान होता है? क्या ये PL-15 वाकई कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर चिंता की जानी चाहिए? एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद है। सर, ये PL-15 ये दिखाने का थप्पड़ है, मारने का थप्पड़ है, ये क्या है? ये दिनेश, दिखाने का थप्पड़ ज़्यादा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि किसी भी मिसाइल को लेकर के उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक तरह का मेंटेनेंस, एक तरह का फायरिंग और एक तरह का कंपैटिबिलिटी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि PL-10 था और PL-15 आया है तो ये थोड़ा आसान होना चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। इन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। और इसका दाम इतना ज़्यादा है, कितने करोगे ये? नहीं तो क्या ये जो आयरन ब्रदर है ऐसे ही नहीं दे रहा मदद के लिए? मदद के लिए कौन किसको क्या देता है? वो भी ऐसा तो ये पाकिस्तान पैसे कहां से देगा? पाकिस्तान पैसे नहीं, पाकिस्तान अपनी सड़कें देगा, अपने एयरपोर्ट देगा, अपने रेलवे स्टेशन देगा, अपने आप को गिरवी रखेगा, अपने आप को बेचेगा। पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं देने के लिए। ये कहां पैसे की बात कर रहे हैं आप? ये जरा देखिए, पाकिस्तान की मिसाइल को उड़ाने के लिए रफाल तैयार है। रफाल लॉन्ग रेंज मिसाइल मेटियोर से लैस। रफाल में लगी मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर, आवाज की गति से 4 गुना तेज, मैक 4 मेटियोर। ये मेटियोर हमारी। और अगर उधर PL-15 की बात की भी जा रही है, जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल है, जिसके साथ कोई प्रैक्टिस नहीं की गई है और चाइना का माल है, चल जाए तो चांद तक नहीं तो रात तक, तो उसका हाल ये मिटियोर के मुकाबले कहां है? मिटियोर के मामले देखिए, मिटियोर का जो है क्वालिटेटिवली रगेड है, बहुत टेस्टेड है वॉर एरिया में, और इसका 60 नॉटिकल माइल्स का अश्योर्ड रेडियस है किल का। अश्योर्ड, जो हर मिसाइल नहीं देती है। रेंज तो इसकी ज्यादा है 200 तक, लेकिन अगर आप 60 के अंदर आ गए और मैंने दाग दिया तो आप बचेंगे नहीं। तो ये बात ये जाननी चाहिए। और जहां तक ये भी देख लीजिए सर, पाकिस्तान में तबाही के लिए हिंद का ब्रह्मास्त्र तैयार। S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान में खौफ। 400 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल गिराने की क्षमता, एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है ये सिस्टम। ये जो आयरन डोम या शील्डिंग की बात की जाती है, हमारी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी कंपैरिजन क्या है? किस हमारे पाकिस्तान में? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने थोड़े समय पहले एक कहते हैं कोट अनकोट गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी। आपने सुना होगा केस। अब इंडिया ने बोला सॉरी, हमसे गलती हो गई। वो गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में 3 मिनट तक उड़ती रही ब्रह्मोस मिसाइल और मियां चन्नू एक जगह वहां पे जाके गिरी। पाकिस्तान भी देखता रहा मिसाइल को, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और मिसाइल वो लैंड कर गई। अगर उसी में वॉरहेड होता, प्रॉपर एक्टिव वॉरहेड, तो खेल कर देती। वहां का ब्रह्मोस थी वो, लेकिन वो खाली थी। पाकिस्तान नहीं पकड़ पाया और मुझे लगता है होना हो ये प्रोब हो सकता है, ये प्रोब हो, ये देखने के लिए हो कि आपके यहां से अगर हमारा कोई परिंदा उड़कर गया तो आप पकड़ पाएंगे क्या सर? ये पाकिस्तान के लिए जिल्लत की न जाने कितनी दास्तानें हैं जी। लेकिन कुछ ऐसा जो आज गौरव गाथा में आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, बहुत एक बेहतरीन किस्सा है। जैसे आप कहते हैं ना, छुपाते हैं पाकिस्तानी, तो पूरा जज्बे के साथ ही अपने आप को जज्बे वाली कौम कहते हैं। तो इन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी जज्बे के साथ कि इस बार तो हिंदू काफिरों को मार ही देंगे। अच्छा, हुआ ये साहब कि डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, जो कि सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने 15 तारीख को खबर छापी। 16 को सरेंडर हुआ था, 15 को खबर छापी कि अब जीत बहुत करीब है। हम जीतने वाले हैं। और वहां पे क्या हुआ कि जो उनका याह्या खान, उस समय उनका प्रेसिडेंट था और आर्मी का जनरल था, याह्या खान को उसका स्टाफ ऑफिसर बोल रहा था सर कमरा खोलिए। वो अंदर पार्टी कर रहा था, वो पार्टी कर रहा था, उसने कमरा नहीं खोला। और जब कमरा खोला तो उसने बोला क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो 3 दिन से? कह रहे साहब ढाका गिर गया। तब उसको पता लगा कि गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। वहां पे सरेंडर साइन हो चुका है। ये पाकिस्तान की जो ये छुपाते हैं ना, ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी असलियत वही डॉन न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल है, क्लिप है, जिसमें यह था कि साहब लड़ेंगे काफिरों के साथ, जब तक जान में जान है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे सबको। ये है वो देश जो डॉन
और डान के सहारे चलता है, उसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने हमने रखी। लेकिन पाकिस्तान के मतलब की एक बात उसको मैं बता देता हूं मेजर, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे।